नमस्कार, हमारी विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लावनी श्रीवास्तव। 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख थी जब विश्व के मानचित्र पर आजाद हिंदुस्तान का उदय हुआ। वर्षों से हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज अंग्रेजी हुकूमत का अंत हुआ। उस समय हमारे पास खोने को तो कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था। आजादी के बाद से हिंदुस्तान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कामयाबी, नई इबारत लिखता गया हिंदुस्तान। वक्त बीतता गया और हिंदुस्तान भी बदलता चला गया। आज विश्व पटल पर हिंदुस्तान की अपनी अलग पहचान है। तो हम बात करने वाले हैं बदले हुए हिंदुस्तान की, एक अलग पहचान बना चुके हिंदुस्तान की। बीते 70 सालों में देश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई उपलब्धियां हासिल की। आज हम आजाद हिंदुस्तान की 10 ऐसी उपलब्धियों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने देश की दशा और दिशा ही बदल दी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की। ये वो संस्थान है जिसने हिंदुस्तान के परमाणु और तकनीकी की नींव रखी। महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से बनाया गया ये रिसर्च सेंटर आज भी देश की सेवा निरंतर और तत्परता के साथ कर रहा है। साथ ही साथ 1965 और 71 की वो लड़ाई हम कैसे भूल सकते हैं, जब हिंद की सेना पाकिस्तानियों की पतलून गीली कर चुकी थी। तो देखिए इन्हीं पर हमारी खास रिपोर्ट। आजाद हिंदुस्तान में पहली सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारत में एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना। महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 3 जनवरी 1953 को इसकी स्थापना हुई। 20 जनवरी 1957 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। उस वक्त इसका नाम परमाणु ऊर्जा संस्थान हुआ करता था। ये संस्थान तब से लेकर अब तक देश में परमाणु तकनीकी विकसित करने में मील का पत्थर साबित हुआ है। ये देश की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के साथ साथ नए स्कॉलर्स भी तैयार करता है। जहांगीर भाभा की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में 12 जनवरी 1967 को रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा तकनीक का जनक माना जाता है। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता आया है। 1965 का भारत पाक युद्ध भी दोनों देशों के बीच अप्रैल 1965 से सितंबर 1965 के बीच हुआ। इसे कश्मीर के दूसरे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तोपों से लड़ा गया ये सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध की वजह थी कश्मीर पर आधिपत्य जमाना। पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर पर कब्जा करने के झूठे सपने देखता रहता है, लेकिन 1965 में पाकिस्तान ने अति उत्साहित होकर भारत पर हमला कर दिया। इस लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को घुसपैठियों के रूप में भेजकर इस उम्मीद से की थी कि कश्मीर की जनता भारत के खिलाफ विद्रोह कर देगी और वो बड़ी ही आसानी से उस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। कश्मीरियों ने घुसपैठ की जानकारी भारतीय सेना को दे दी, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर धूल चटा दी। सेना ने लाहौर और सियालकोट पर कब्जा कर लिया, लेकिन ताशकंद समझौते के बाद भारत ने पाकिस्तान को उसकी जमीन वापस कर दी। करीब 5 महीने तक चलने वाले इस युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए थे। 1965 में मुंह और पीठ पर खाने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। उसको अब भी यकीन था कि वो भारत से बदला लेकर रहेगा।
पहला 1965 में हुई हार का और दूसरा बांग्लादेश की आजादी का। 1971 में हुआ भारत पाकिस्तान का युद्ध बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, वो पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से त्रस्त था। पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों का दमन कर रही थी। हालात ऐसे थे कि वहाँ के नागरिक भारत में शरण ले रहे थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और 27 मार्च 1971 को श्रीमती गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन कर दिया और शरणार्थियों के लिए भारत की सीमाएं खोल दी। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों की सरकारों ने इन शरणार्थियों के लिए शिविर बनाए। भारत ने बांग्लादेश की आजादी का समर्थन किया, जो कि पाकिस्तान को नागवार गुजरा, जिसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत पर हमला कर दिया और हर बार की तरह इस बार भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों की पतलून गीली कर दी। 14 दिनों तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि शिमला समझौते के बाद भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया और 16 दिसंबर 1971 को विश्व मानचित्र पर एक नए राष्ट्र का उदय हुआ, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। तो ये वो बड़ी उपलब्धियां थी जिसने हर हिंदुस्तानी को उस परचम पर पहुंचा दिया था। 65 और 70 की लड़ाई में पाकिस्तान को पटखनी देने के बाद ठीक 3 साल के बाद भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण करने में सफल रहा तो पूरी दुनिया भी दंग रह गई। अब विश्व को यकीन हो चला था कि हिंदुस्तान शक्ति के रूप में उभर रहा है। लेकिन इस परमाणु परीक्षण से भारत के लिए कुछ मुश्किलें भी सामने आई। अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, एनएसजी का गठन कर दिया गया, लेकिन उस संकट की घड़ी में सोवियत यूनियन रूस ने भारत का साथ दिया। देश आगे बढ़ता गया और इसी दौर में भारत ने मनोरंजन और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ब्लैक एंड व्हाइट दिखने वाला टीवी अब रंगीन हो चुका था। दूसरी ओर रूस की मदद से अंतरिक्ष में भी भारत को बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिख रही थी। पाकिस्तान की पतलून गीली करने के ठीक 3 साल के बाद 18 मई 1974 को विश्व पटल पर भारत एक नई शक्ति के रूप में उभरा। भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखा दी। इसके साथ ही अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद भारत छठा ऐसा देश बन गया जिसने परमाणु परीक्षण किया है। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण करार दिया। 1974 में प्रयोग किए गए परमाणु बम का वजन 1400 किलोग्राम था और इसकी क्षमता 12 किलोटन आंकी गई थी। पहले परीक्षण में परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तब अमेरिका ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये 1968 के परमाणु अप्रसार संधि के प्रतिकूल है। अमेरिका ने ये भी कहा कि इससे भारतीय महाद्वीप में हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी। अमेरिका ने भारत को परमाणु सामग्री और ईंधन की आपूर्ति रोक दी। साथ ही कई तरह के और प्रतिबंध लगा दिए गए और परमाणु के सही उपयोग के लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी का गठन किया गया। उस संकट की घड़ी में सोवियत संघ रूस ने भारत का साथ दिया था। आजादी के 70 सालों में देश ने मनोरंजन के क्षेत्र में भी कई कीर्तिमान स्थापित किए। 1959 में ट्रायल के तौर पर शुरू हुआ दूरदर्शन लोगों को इतना अच्छा लगा कि टीवी की पहचान ही दूरदर्शन के नाम से होने लगी। दूरदर्शन को देश भर के शहरों में पहुंचाने की शुरुआत 80 के दशक में हुई और इसकी वजह थी 1982 में दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले एशियाई खेल। एशियाई खेलों के दिल्ली में होने का एक लाभ ये मिला कि यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट दिखने वाला दूरदर्शन रंगीन हो चुका था। अब तक लोगों के दिल में कलर टीवी पूरी तरह से घर कर चुका था। फिर दूरदर्शन पर शुरू हुआ पारिवारिक कार्यक्रम हम लोग, जिसने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1984 में देश के गांव-गांव में दूरदर्शन पहुंचाने के लिए देश में लगभग हर दिन एक ट्रांसमीटर लगाया गया।
भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी पर बना धारावाहिक बुनियाद, जिसने विभाजन की त्रासदी को उस दौर की पीढ़ी से परिचित कराया। रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक धारावाहिकों ने भी लोगों को आध्यात्म और संस्कृति से रूबरू कराया। जब जब फल की इच्छा से कर्म होगा तो ये क्रम चक्र रुक जाएगा। रामायण की लोकप्रियता का तो आलम ये था कि लोग अपने घरों को साफ सुथरा करके अगरबत्ती और दीपक जलाकर रामायण का इंतजार करते थे और एपिसोड के खत्म होने पर बाकायदा प्रसाद बांटते थे। इसके बाद तो एक के बाद एक धारावाहिकों ने दूरदर्शन को घर घर में नई पहचान दे दी। 16 दिसंबर 2004 को कलर टीवी के प्रसारण में एक नया अध्याय जुड़ा और भारत में निशुल्क डीटीएच सेवा डीडी फ्री डिश की शुरुआत हुई। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में 2 अप्रैल 1984 का दिन हमेशा याद किया जाएगा। ये वो दिन था जब प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की उड़ान भरी और 8 दिन तक अंतरिक्ष में ही रहे। 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के इंटरक्रॉस मार्स कार्यक्रम के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के तहत राकेश शर्मा अंतरिक्ष में भेजे गए थे। ये उस समय भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और विमान चालक भी थे। 2 अप्रैल 1984 को 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T-11 में राकेश शर्मा को लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष केंद्र में उन्होंने उत्तरी भारत की फोटोग्राफी की और गुरुत्वाकर्षणहीन योगाभ्यास भी किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राकेश शर्मा की बातचीत का एक अंश आज भी याद किया जाता है, जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? धरती से श्रीमती गांधी का ये सवाल और अंतरिक्ष से राकेश शर्मा के इस जवाब ने हर हिंदुस्तानी को रोमांचित कर दिया था। उस दौरान राकेश शर्मा भारत के पहले और दुनिया के 138वें अंतरिक्ष यात्री बने थे। तो एक के बाद एक भारत नई नई इबारतें लिखता जा रहा था, इतिहास में नए नए अध्याय जोड़ता जा रहा था और अब तक आजादी के 34 साल बीत चुके थे। अब हिंदुस्तान खेल और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी किस्मत आजमा रहा था और 25 जून 1983 को जो हुआ उसने तमाम हिंदुस्तानियों के दिलों को गदगद कर दिया। 25 जून 1983 को भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन बना। क्रिकेट में चैंपियन बनने के साथ ही भारत में क्रिकेट को एक नई पहचान मिली। लेकिन इसके बाद एक बार फिर ऐसा दौर आया जब हिंदुस्तान को दोबारा से शक्ति परीक्षण भी करना पड़ा। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी 1998 में वाजपेयी सरकार ने पोखरण को दोहराया। पोखरण 2 से बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर से करगिल में घुसपैठ की और हमेशा की तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को पस्त कर दिया। To face. And it's bowled it on. 25 जून 1983 का दिन भारतीय टीम के इतिहास में अजर अमर है, जब पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप के खिताब पर कब्जा किया था। विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे कमजोर माने जाने वाली भारतीय टीम ने कपिल देव की कप्तानी में 2 बार की विश्व चैंपियन वेस्ट इंडीज को पटखनी दी थी। ये भारत की क्रिकेट में पहली सबसे बड़ी सफलता थी। इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रनों का लक्ष्य दिया था। उस समय वनडे क्रिकेट 60 ओवरों का हुआ करता था। 183 रनों के जवाब में डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज ने सधी हुई शुरुआत की। 50 रन तक विंडीज का सिर्फ एक ही विकेट रहा था। आलम यह था कि वेस्ट इंडीज के समर्थक जश्न मनाने की तैयारी करने लगे, लेकिन मोहम्मद अमरनाथ और मदन लाल ने शानदार गेंदबाजी की और मैच का पासा ही पलट दिया। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 140 रन बनाकर आउट हो गई और भारत पहली बार विश्व कप का विजेता बना। उसके बाद 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने दोबारा क्रिकेट विश्व जीतकर भारतीयों की खुशियों को दोगुना कर दिया।
1974 के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे ताकि भारत दोबारा से परमाणु परीक्षण न कर सके, और इसके लिए अमेरिका सैटेलाइट से भारत पर नजर भी रखता था। लेकिन भारतीयों की मेहनत और हौसले के आगे अमेरिकी प्रतिबंध और सैटेलाइट भी बौने साबित हुए। 11 और 13 मई 1998 को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। 1998 में पोखरण के रेगिस्तान में हुए इस परीक्षण से पूरा विश्व चकित रह गया। उस समय भारत सरकार ने घोषणा की थी कि भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए होगा, और ये परीक्षण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। परीक्षण स्थल के आसपास के मकानों में दरारें भी पड़ गई, लेकिन राष्ट्र की इस महान उपलब्धि के सामने लोगों को अपने घरों के टूटने से इतनी चिंता नहीं हुई जितनी प्रसन्नता इस महान सफलता से हुई। इस सफल परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को एक नया नारा दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। पोखरण में दूसरी बार किए गए परमाणु परीक्षण का नेतृत्व महान वैज्ञानिक और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। पैंसठ और 71 में पिटने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकियों के मन में एक बार फिर से कश्मीर का प्रेम जाग उठा। उसने घुसपैठियों को कश्मीर के करगिल जिले में भेजना शुरू किया। परिणाम स्वरूप 1999 में करगिल की चोटियों पर युद्ध हुआ। युद्ध में लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 पाकिस्तानी घुसपैठिए शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। करगिल का युद्ध दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लड़ा गया युद्ध था। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर से पाकिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। करगिल के युद्ध में मुंह की खाने से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया और खुद सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ सत्ता पर काबिज हो गया। 3 बार हारने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पीओके में उसने आतंकी फैक्ट्रियां खोल रखी हैं और अगर जल्द ही पाकिस्तान उन्हें बंद नहीं करता तो इसका अंजाम उसके हित में नहीं होगा, क्योंकि अब मोदी सरकार ने भी मन बना लिया है कि अब सिर्फ पीओके की बात होगी। तो आकाश से लेकर पाताल तक भारत एक से बढ़कर एक कीर्तिमान रच रहा था, और एक दिन वो भी आया जब भारत ने दुनिया के सामने मिशन मंगल और मिशन चंद्रयान 1 की सफलता के बाद ये साबित कर दिया कि आने वाले दिन में अंतरिक्ष का भी कोई राजा होगा तो वो होगा हमारा और आपका हिंदुस्तान। आजादी के 70 सालों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ने कामयाबी की कई कहानियां लिखी हैं। इसरो ने साल 2008 में चंद्रयान प्रथम को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड करवाकर इतिहास रच दिया। 16 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने चंद्रयान प्रथम का सफल प्रक्षेपण किया था, जो कि 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। इसके बाद तो इसरो ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। इसरो एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया और नवंबर 2013 में इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में सबसे ऊंची छलांग लगाई। मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो ने मंगलयान को PSLV C-25 के जरिए भेजा था, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता मंगल मिशन था, और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंच गया हो। 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, 5, 6। अपनी सफलताओं से इसरो ने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज इसरो दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसियों में से एक है। दुनिया के कई देश सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो की PSLV का इस्तेमाल करते हैं, जिससे भारत की कमाई भी
बढ़ रही है। तो 70 साल में हमने उन 10 कमालों को समेटने की कोशिश की है जिसने भारत को दुनिया का सर्वोच्च शीर्षस्थ नेता बना दिया। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत भर है। आने वाले कई सालों तक भारत वही भारत लिखने वाला है जिसे दुनिया देखती ही जाएगी। और इसीलिए भारत का कमाल दिखाने वाले लोगों को सुदर्शन न्यूज की तरफ से शत शत नमन। आपको फिर से शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। हमारे इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।